Yes, good morning students. Today we discuss चैप्टर 1 ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है उसका पार्ट सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। नाउ टुडे वी डिस्कस पार्ट सेकंड। यस, पेज नंबर जो है पेज नंबर 6 पर आप देखेंगे इन्वायरमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। यस, देखिए इन्वायरमेंट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग होता है। इट डज़ नॉट रिमेन स्टेबल, ये स्टेबल नहीं रहता। इन्वायरमेंट है लाइक 10 ईयर्स की पहले की बात करें तो तब इन्वायरमेंट डिफरेंट था, उसके बाद डिफरेंट हुआ, अभी जो हम करंट में देख रहे हैं तब इन्वायरमेंट मतलब चेंजेस होते रहते हैं। इट कीप ऑन चेंजिंग, मतलब ये चेंज होता रहता है। द रेट ऑफ चेंज कैन बी फास्ट और स्लो बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स विच ब्रिंग अबाउट द चेंज। और ये चेंज होने की जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि ये फास्ट चेंज हो रहा है या स्लो चेंज हो रहा है, जो आसपास के जो फैक्टर्स है उसके उसके ऊपर डिपेंड करती है। टू अंडरस्टैंड वाई दिस चेंज अकर, कि ये समझने के लिए चेंज क्यों होते हैं या चेंज क्यों ज़रूरी है, वी हैव टू कंसिडर वेदर द एलिमेंट ऑफ फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आर स्टेबल और वेरिएबल। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि जो वहाँ पर आसपास में जो फिजिकल जो या बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, वो स्टेबल है या वेरिएबल है। स्टेबल मतलब एक जैसे हैं या वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट दे आर वेरिएबल। ऑब्वियसली वो वेरिएबल होंगे तभी वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। फिर देखिए फॉर एग्जाम्पल रॉक्स रॉक्स डी डिसइंटीग्रेटेड एंड कन्वर्ट इनटू सॉइल। जो रॉक्स है वो किसमें चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं या बड़े बड़े पत्थर है, वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, सॉइल में, मिट्टी में कन्वर्ट होते हैं। और कब कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो छोटा छोटा टूट के, जब छोटे छोटे इनके पार्ट्स होते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट वो हो जाएंगे, तब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉइल में। इसके अलावा देखिए सरफेस, जो सरफेस ऑफ द सरफेस फीचर ऑफ द अर्थ आर एवर चेंजिंग। और जो अर्थ का जो चेंजिंग है वो कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो क्या है, हमेशा चेंजिंग हो रहता है, एवर चेंजिंग। एंड वेदर एंड सीजन नेवर रिमेन द सेम। और वेदर जो मौसम है या सीजन है वो हमेशा सेम नहीं रहते। ऑब्वियसली समर आता है, विंटर आता है, रेनी सीजन आता है, स्प्रिंग, तो वो भी चेंज होते रहते हैं। इस वजह से इन्वायरमेंट भी क्या होता रहता है, चेंज होता है। Therefore, the environment keep on changing with the passage of time as a result of the dynamic nature of its physical and biological elements. तो यहाँ ये बोल रहा है जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है। तो इसका जो रिजल्ट है कि डायनेमिक नेचर, जो नेचर है वो डायनेमिक है, मतलब चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं कि हमेशा विंटर्स ही हम देख रहे हैं या हमेशा समर्स ही देख रहे हैं या हमेशा बारिश आ रही है या बाढ़ आ रही है। मतलब नेचर का जो भी है वो क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक का मीनिंग ये होता है चेंज होता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वेरिएबल होता रहता है। और ये किसकी वजह से होता है, जो आसपास जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है, जो फिजिकल एलिमेंट्स है, उनकी वजह से। आप ये जो ऊपर डायग्राम है चेंजिंग इन्वायरमेंट का, उसमें देखिए स्लो चेंजेस एंड फास्ट चेंजेस के बारे में आप लोग देखेंगे कि जो वेदरिंग है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रोग, ये जो मतलब जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वो टूट कर सॉइल बन रही है, तो उसको जो चेंज है वो स्लो है, इरोजन। तो उसमें भी जो मिट्टी है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो वो भी क्या है, स्लो चेंजेस है। और डिपोजिशन मतलब वो फिर जो मिट्टी है नदियों के साथ बहकर आई है और अदर लैंड के साथ अटैच हो रही, तो ये भी कौन सा चेंज है, स्लो चेंज है। यस, उसके बाद आप लोग देखेंगे फास्ट जो चेंजेस होते हैं वो कौन से होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन, जब अचानक से ज्वालामुखी फटना, ये फास्ट चेंज है। अर्थक्वेक, भूकंप आना, कि अर्थक्वेक में सब कुछ क्या होता है, फटाफट हो जाता है ना, एकदम से धरती फट जाती है, तो यह सारी चीज़ें हिल जाती है, बिल्डिंग्स वगैरह गिरने लग जाती है, तो ये चेंज जो हुआ फास्ट चेंज हुआ। उसके अलावा जो लैंड स्लाइडिंग होती है वो भी कौन सा चेंज हुआ, फास्ट चेंज हुआ। यस, फिर आप लोग देखेंगे द इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉज earthquake and volcanoes which bring about major change in the landform in a short span of time। तो यहाँ ये बोल रहा है अर्थ के जब इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं, इंटरनल जब चेंज होते हैं, अर्थक्वेक और वॉल्केनो इरप्शन मतलब ज्वालामुखी की वजह से या भूकंप आने की वजह से, तो ये जो चेंज होते हैं ये बहुत फास्ट चेंज होते हैं और ये हमें दिखाई देते हैं। इनका जो असर होता है या इनके जो इफ़ेक्ट्स जो आए होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। फिर देखिए ऑन द अदर हैंड एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंट्स लाइक सॉइल इरोजन बाय फ्लोइंग
वाटर, एक्शन ऑफ विंड, इफेक्ट्स ऑफ सी वेव्स, मतलब जो समुद्री जो लहरें हैं, या मिट्टी का बहना, या हवा की वजह से मिट्टी का बहना है, या पानी की वजह से होना, क्या चीज़ कहलाती है? ये किसकी वजह से होता है? स्लो चेंज है, इज स्लो एंड कॉज ग्रेजुअल चेंज इन द सरफेस फीचर्स ऑफ द लैंड। और ये जो ग्रेजुअल चेंज मतलब स्लो चेंज की वजह से ये होता है। These slow और फास्ट चेंज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेजुअल और रैपिड चेंज इन द इन्वायरमेंट। और ये जो चेंजेस होते हैं स्लो होते हैं और फास्ट होते हैं, उसी की वजह से हमें इन्वायरमेंट पर क्या देखने को मिलता है? इफेक्ट देखने को मिलता है कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो फास्ट आ रहे हैं या स्लो आ रहे हैं। इन हिमालयन रीजन ओशियनिक सेडिमेंट्री रॉक्स एंड रिमेन्स मरीन एनिमल्स हैव बीन फाउंड। यहाँ बोल रहा है जो हिमालयन जो रीजन है, हिमालय का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो रॉक्स वगैरह जो मिली है, या मरीन्स एनिमल मतलब समुद्री जीव फाइंड आउट हुए हैं। सच एविडेंस हैव लीड साइंटिस्ट टू कंक्लूड दैट हिमालय माउंटेन वर फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर बैक ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज इन द नेचर। यहाँ ये बोल रहा है जो हिमालय जो माउंटेन्स बाद में बना था, पहले यहाँ क्या था? एक सी था, और उसमें क्या हुआ? चेंजेस होने की वजह से क्या बना है? हिमालय माउंटेन्स, हिमालय का जो पहाड़ है वो बना है। एट वन टाइम देयर यूज टू बी सी कॉल्ड टैथिस सी एट दिस प्लेन एंड मरीन लाइफ एग्जिस्टेड देयर। यहाँ बोल रहा है एक समय पर, एक टाइम पर यहाँ पर क्या था? सी था, समुद्र था, उसका नाम है टैथिस सी। इसीलिए यहाँ पर जो मरीन लाइफ अभी भी मिल रही है, मतलब हिमालय जो क्षेत्र है के आसपास अभी भी मरीन लाइफ समुद्री जीव मिलते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ काफ़ी सालों पहले यहाँ पर मरीन लाइफ समुद्र थे, तो समुद्र में ऑब्वियसली जो समुद्री जीव है वो मिले हैं। देयर इज एग्जाम्पल ऑफ ए वेरिएबल इन्वायरमेंट। और ये किसका एग्जाम्पल है? वेरिएबल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है। अब देखिए फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और उनके बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है उसके बारे में हम देखेंगे। यस, इफ़ वी स्टडी द लाइफ ऑफ पिग्मी ट्राइब, हम जो एक पिग्मी जो ट्राइब है, ट्राइब मतलब एक जनजाति जो आदिवासी है, उनके अगर ऊपर स्टडी करें, लिविंग इन द बेसिन ऑफ कॉन्गो रिवर, वो जो कॉन्गो जो नदी है उसके किनारे पर वो लोग रहते हैं, पिग्मी जो ट्राइब है, वी विल फाइंड दैट देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड लाइफ स्टाइल इज गवर्न बाय फिजिकल एनवायरनमेंट। वहाँ का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ स्टाइल है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उनके अकॉर्डिंग है। while their food habits and economic activities are governed by the biological environment। और उनकी जो फूड हैबिट, खाने की जो आदतें हैं या इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो किसके ऊपर डिपेंड है? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आती है? नॉन लिविंग थिंग। तो ऑब्वियसली जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके ऊपर उनका बॉडी स्ट्रक्चर और लाइफ स्टाइल है, और बायोलॉजिकल के अंदर आती है लिविंग थिंग्स, जहाँ एनिमल्स प्लांट्स है उनके ऊपर क्या डिपेंड है? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट डिपेंड है। दैट लाइफ इज फुल्ली। यस, फिर नेक्स्ट पेज पर देखिए, यस नेक्स्ट पेज पर आप लोग देखेंगे। यस देखिए, तो यह जो यहाँ की जो ट्राइबल है वो किस पे डिपेंड है? फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स पर, दोनों पर डिपेंड है। यस, फिर आप देखेंगे फैक्टर्स लाइक एक्सेस रेन, डेंस फॉरेस्ट एंड हाई टेम्परेचर फोर्स देम टू लिव ऑन ट्रीज। तो यहाँ की जो ये बोल रहा है कि यहाँ जो डेंस फॉरेस्ट, घने जो जंगल है, या यहाँ जो रेन बारिश जो होती है, या हाई टेम्परेचर, यहाँ का जो हाई टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें भी किसको प्रभावित करती है? उनके जीवन को प्रभावित करती है। लैक ऑफ एरेबल लैंड बट प्लेंटी ऑफ एनिमल्स एंड डेंस ट्रीज इंस्पायर देम टू अडॉप्ट प्रोफेशन ऑफ हंटिंग एंड वुड कटिंग। यहाँ बोल रहा है एरेबल लैंड जो है वो बहुत कम है। एरेबल मतलब कृषि करने योग्य, एग्रीकल्चर लैंड वो बहुत कम है, तो और प्लेंटी ऑफ एनिमल्स है इधर, और डेंस ट्री यहाँ पर ज़्यादा है और एनिमल्स ज़्यादा है। तो ये जो इनका ऑक्यूपेशन है, मेन जो वर्क है इनका क्या है? वुड कटिंग, लकड़ी काटना, और हंटिंग, शिकार करना है। मैन फुलफिल हिज बेसिक नेसेसिटीज़ फ्रॉम द नेचुरल अवेलेबल रिसोर्सेज। जो मैन है वो अपनी जो बेसिक नीड है वो किससे? जहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, लाइक ट्री वगैरह जो है, प्लांट्स है, मिनरल्स वगैरह जो है, उनसे अपनी फुलफिल करते हैं अपनी नीड्स को। एज ही एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज, circumstances change, physical appear alert and the physical environment also varies। यहाँ ये बोल रहा है कि इसके अलावा जैसे जैसे जो रिसोर्सेज का यूज़ करते जाते हैं या एक्सप्लॉइट करते जाते हैं, सर्कमटेंसेस, सिचुएशन चेंज होती जाती है,
और जो इन्वायरमेंट होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट, वो चेंज हो जाता है। दस बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कीप ऑन इन्फ्लुएंसिंग द फिजिकल इन्वायरमेंट। और जो बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है वो किसको इन्फ्लुएंस करता है? फिजिकल इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। फिर देखिए, हैंस इट इज़ एविडेंट दैट फिजिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कीप ऑन इन्फ्लुएंसिंग द फिजिकल। मतलब यहाँ ये बोल रहा है बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है वो किसको इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है? फिजिकल इन्वायरमेंट को। हैंस इट इज़ एविडेंट दैट फिजिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट ग्रेजुअली अफेक्ट द फिजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि दोनों ही इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है या प्रभावित करते हैं। बायोलॉजिकल फिजिकल को करेगा, फिजिकल बायोलॉजिकल को करेगा। अब हम यहाँ की इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव फ्रॉम एन इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ ये बोल रहा है जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स हैं, जो इन्वायरमेंट के अंदर है, पर्टिकुलर वो किसी एरिया में रह रहे हैं, वो चीज़ कहलाएगी इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम। लाइक जैसे कोई पर्टिकुलर फॉरेस्ट है तो वो फॉरेस्ट वहाँ का क्या है? इकोलॉजिकल सिस्टम है। या हम पर्टिकुलर किसी पॉन्ड, तालाब की, या पर्टिकुलर किसी रिवर, नदी की बात करें तो वो आएगा इको। तो उस नदी के अंदर जो जितने भी क्रिएचर्स है, लाइक जो स्मॉल क्रिएचर्स है, वो किसके अंदर आएंगे? इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आएंगे। इकोसिस्टम आर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, मिलियंस ऑफ डिफरेंट। यस, डायग्राम देखिए आप लोग। जो डायग्राम है इकोसिस्टम इन वुडलैंड, एक डायग्राम आपके बुक में जो दिया गया है कि एक वुडलैंड मतलब एक फॉरेस्ट है, उसके पार्ट में क्या क्या इकोसिस्टम वर्क करता है। जैसे कि जो एनिमल्स है वहाँ के वो हो जाएंगे, ट्री वगैरह हो जाएंगी, बर्ड्स वगैरह जो है वो, ग्रासेस, श्रब, बुशेस जो भी है, सॉइल, मतलब उस इकोसिस्टम में वहाँ के फिजिकल कंपोनेंट और बायोलॉजिकल कंपोनेंट, मतलब बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीज़ें, दोनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे उसके अंदर, उस इकोसिस्टम को बनाएंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हैं सन भी वहाँ है, सन है। फिर सन पे ये देखिए आप लोग कि जो रैबिट आर प्राइमरी कंज्यूमर, दे फीड ऑन प्लांट्स। यहाँ ये बताया हुआ अगर रैबिट्स क्या करता है? प्लांट ईट करता है, तो वो कौन सा कंज्यूमर हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। और जो फॉक्सेज आर सेकेंडरी कंज्यूमर, दे ईट स्मॉल एनिमल्स। और जो फॉक्स है अगर वो किसी एनिमल को खाती है तो वो कौन से कंज्यूमर होगी? सेकेंड कंज्यूमर होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर होगी। फिर देखिए बर्ड भी क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है व्हेन दे ईट बेरीज, क्योंकि पेड़ पर लगी हुई जो बेरीज है वो अगर वो ईट कर रही है तो बर्ड्स भी प्राइमरी कंज्यूमर है। और दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन दे इंसेक्ट्स और स्मॉल बर्ड, अगर वो वहाँ जो छोटे मोटे कीड़े हैं या जीव है उनको अगर वो ईट करती है तो वो क्या हो जाएगी? वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगी। यस, फिर देखिए इन एन इकोसिस्टम द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई भी इकोसिस्टम हो उसमें एनर्जी का जो मेन सोर्स होगा वो क्या होगा? सन होगा। ग्रास, ट्रीज एंड अदर प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। ये जो ग्रासेस होती है, ट्रीज है, ये क्या करते हैं? खुद प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स हो गए। दे यूज सनलाइट टू मेक फूड, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रासेस होते हैं, श्रब्स जो होते हैं, या प्लांट्स या ट्रीज जो है ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसलिए ये प्रोड्यूसर है और ये सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। फिर देखिए लास्ट में द डिकम्पोजर्स break down the dead remain of the plant and animal into nutrients needed by the plant। और जो डिकम्पोजर्स मतलब जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं वो क्या करते हैं? जो मरे हुए डेड एनिमल्स होते हैं या डेड लीव्स, जो पेड़ों से गिर चुकी वो लीव्स है, या पेड़ जो है डेड है, मतलब वो खराब है, खत्म होने वाला पेड़ है इस कंडीशन में, या कोई ऐसे प्लांट्स वगैरह हैं, तो उनको क्या करते हैं? और छोटे छोटे उनके बहुत ही पार्ट्स में उनको, मतलब वो छोटे कीड़े उनमें लग लग के खा के उनको एक उपजाऊ बना देते हैं और उनमें क्या हो जाते हैं? न्यूट्रिशंस हो जाता है, जो फिर बाद में एक मैन्यूअर जो खाद वगैरह होता है उसमें वो यूज़ आते हैं। वो उनको इस तरह से डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ एक इकोसिस्टम बताया है वुडलैंड के अंदर, आप लोगों को दिख रहा है कि सब एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। लाइक जैसे फूड, ये जो प्लांट है या ट्री है अपना खुद प्रोडक्शन करेंगे और सन से एनर्जी लेंगे। और जो बर्ड बताई हुई वो प्राइमरी है, फिर से रैबिट है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, फॉक्स है वो सेकेंडरी क्योंकि वो छोटे जीवों को खाएगी। इस तरह से यहाँ बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? देखिए सबसे फर्स्ट इन्हें सन से क्या मिल रही है? सनलाइट मिल रही है। ये सन से इनको सनलाइट मिल रही है, तो जो वो ग्रीन प्लांट जो है वो क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, अपना खाना बनाएंगे। देन उसके बाद क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स, मतलब जो हर्बीवोर्स मतलब होता है जो शाकाहारी होते हैं,
जो सिर्फ प्लांट्स वगैरह खाते हैं या फ्रूट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, जो पेड़ से खाना लेकर खाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए फॉक्स वगैरह है, लॉयन है, ऑक्स है, सॉरी ऑक्स नहीं होगा, ये कहलाएंगे कॉर्निवोर्स, मतलब जो मांसाहारी है। फिर है टेरिटरी कंज्यूमर या टॉप कॉर्निवोर्स, मतलब उसके अलावा जो फिर जो बचा हुआ जो खाते हैं वो इस तरह से। और फिर जो डेड रिमेंड बच जाता है, मतलब ये प्लांट्स का बच गया, चाहे हर्बीवोर्स का, कॉर्निवोर्स का, या कुछ भी बच जाएगा उसको डीकम्पोज करना। और ये जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से लेंगे, सॉइल से न्यूट्रिशन लेंगे। ये इस तरह से यहाँ एक इसके थ्रू स्ट्रक्चर बनाया हुआ इकोसिस्टम का। फिर देखिए आर लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। विद इन एन इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मोर लेस सफिशिएंट एज ऑलमोस्ट ऑल देयर फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट आउट फाउंड विद इन द इकोसिस्टम। यहाँ ये बोल रहे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस इकोसिस्टम के अंदर, या तो वो जब लेस सफिशिएंट है या मोर सफिशिएंट है फॉर अपनी फूड रिक्वायरमेंट से या एनर्जी रिक्वायरमेंट से इन द इकोसिस्टम। जैसे एग्जाम्पल की यहाँ बताया इन्होंने, प्लांट और ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर, प्लांट खुद क्या है, प्रोड्यूसर है। मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड, क्योंकि अपना खुद का फूड वो खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन, सन से एनर्जी लेके या सन की लाइट में। मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड, खुद का खुद फूड खुद बनाता है। दिस प्लांट्स आर बिकम फूड फॉर प्लांट ईटिंग बर्ड्स एनिमल आर प्राइमरी। और जो प्रोड्यूसर तो क्या प्लांट, और जो उस प्लांट को के जो फ्रूट्स वगैरह है या लीव्स जो खाएगा वो हो गए जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। और जो बर्ड्स और एनिमल्स को जो फीड करेंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ब्रेकन डाउन इनटू डीकम्पोज बाय फंगी बैक्टीरिया। और फिर जो जो डेड एनिमल्स है या डेड प्लांट्स है उसके अंदर जो फंगी या बैक्टीरिया, जो छोटे कीड़े लग जाते हैं, आपने कभी देखा होगा इस तरह के बहुत छोटे छोटे कीड़े उनके अंदर हो जाते हैं, वो डीकम्पोजर की वो उसको इस तरह से बिल्कुल सॉइल के अंदर मिक्स कर देंगे, वो उसको बिल्कुल बारीक बारीक करके। फिर देखिए एन इकोलॉजिकल सिस्टम रिक्वायर इट शेप इन डिफरेंट फॉर्म एट डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट टाइम्स। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, इस अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, अलग अलग शेप में होता है। लाइक जो फॉरेस्ट है उसका इकोसिस्टम बड़ा होगा, यही हम किसी छोटे से पॉन्ड की बात करें, तालाब की, या किसी रिवर की बात करें तो वहाँ का इकोसिस्टम अलग है। या हम किसी सी की, समुद्र की बात करें या किसी ओशियन की बात करें तो वहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा। द लोकल ट्रॉपिकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, सॉइल, ईटीसी। उसके जो लोकल जो ट्रॉपिकोलॉजिकल ये स्ट्रक्चर जो बताए हैं वो क्लाइमेट है वहाँ का, वहाँ जो अवेलेबल फ्लोरा फ्लोरा मतलब जो वनस्पति ग्रीनरी जो अवेलेबल है वो है। आर कंबाइंड टुगेदर इन इकोसिस्टम, ये चीज़ें भी वहाँ पर मतलब सनलाइट है, कोई सॉइल है, कोई प्लांट्स है, वो भी उस इकोसिस्टम में इंक्लूड करते हैं। फिर देखिए देयर आर इंडिपेंडेंट बट दे इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करते हैं। कि लाइक जैसे उसने प्लांट ने खाना बनाया तभी तो क्या खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर ईट करेगा, तो वो दोनों उसके ऊपर डिपेंड है। फिर जब प्राइमरी कंज्यूमर होंगे तभी तो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करेंगे, ईट करेंगे, बाकी उनका फूड कहाँ से आएगा। इस तरह से एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। यस, फिर देखिए इकोलॉजिकल बैलेंस हम देखते हैं अब। द एलिमेंट of an ecological system maintain a state of equilibrium which is known as ecological balance। यहाँ ये जो बोल रहा है इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्स जो भी है, चाहे वो लाइक जैसे प्लांट्स है तो वो भी होने चाहिए, प्राइमरी कंज्यूमर भी चाहिए, सेकेंडरी कंज्यूमर भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, अदर न्यूट्रिशंस भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, या जो भी इकोसिस्टम में होना चाहिए वो अगर सारे इक्वली अवेलेबल है तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, कि सारे इक्वली फॉर्म है, कि जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग है। एनी चेंज और डिस्टर्बेंस इज इन दिस इक्विलिब्रियम गिव बर्थ टू ए न्यू इकोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ ये बोल रहा है अगर कोई भी चेंज इसमें आ जाता है तो एक न्यू इकोलॉजिकल सिस्टम का वहाँ क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है, डेवलप हो जाता है वहाँ पे एक नया इकोलॉजिकल सिस्टम। द इन्वायरमेंट अफेक्ट द रेट ग्रोथ ऑफ प्लांट विच आर फूड फॉर एनिमल। और यहाँ का जो ये बोल रहा है इन्वायरमेंट जो होगा वो किसको अफेक्ट करेगा, वहाँ के प्लांट्स की ग्रोथ रेट को। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे, और ये पानी कम है तो प्लांट्स को ग्रो करने में टाइम लगेगा, एनिमल्स को फूड नहीं मिल पाएगा। फिर देखिए फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, लाइट, विंड, सॉइल अफेक्ट द रेट ऑफ ग्रोथ। ये सारी चीज़ें जो मिट्टी है, लाइट है, सनलाइट है, या टेम्परेचर वहाँ का हाई है या लो है, ये सारी चीज़ें किसको, उस प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। और फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के फूड को अफेक्ट करता है। इफ़ द ग्रोथ ऑफ प्लांट गेट एबनॉर्मली रिड्यूस, अगर जो प्लांट है
उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, अगर रिड्यूस हो गई मतलब कम हो गई है अचानक से, इट विल अफेक्ट द नंबर ऑफ हर्बीवोर्स, इन टर्न विल फर्दर डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो यहाँ ये बोल रहा है कि अगर प्लांट्स है वो नहीं रहे तो फिर जो हर्बीवोर्स मतलब जो शाकाहारी है या प्राइमरी कंज्यूमर है वो क्या खाएंगे, उनके लिए फूड रहेगा ही नहीं अगर प्लांट नहीं है तो। और फिर इससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे कॉर्निवोर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो अफेक्ट होंगे। दस वन चेंज लीड टू सीरीज ऑफ चेंज फर्दर डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, और इस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। द चेंज इन्वायरमेंट ड्यू टू डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस कैन क्रिएट सर्कमटेंसेज विच मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर मैन। और यहाँ ये बोल रहा है जो चेंज जो होता है इन्वायरमेंट में, चेंज की वजह से इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसमें चेंज हो रहा है, तो ये जो सर्कमटेंसेस जो फिर उससे बनते हैं वो इकोलॉजिकल बैलेंस से, वो फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, मतलब वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। फिर यस, आप लोग नेक्स्ट पेज पर देखेंगे स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड नेसेसरी, कि इन्वायरमेंट की स्टडी क्यों नेसेसरी है, क्यों हमें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। यस देखिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ की डेवलपमेंट के लिए इट इज़ असेंशियल टू द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की जो स्टडी करना क्या है, असेंशियल जरूरी है। वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड आवर लाइफ इज़ वेरी मच डिपेंड ऑन द सर्कमटेंसेज ऑन द फिजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ ये बोल रहा है जो हम किसके पार्ट है, हम बायोलॉजिकल के पार्ट है, क्यों हैं, क्योंकि हम लिविंग ह्यूमन बींग्स है इसलिए। और यहाँ ये बोल रहा है जो हमारी लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर, लाइक एयर वाटर सॉइल सनलाइट, इनके ऊपर डिपेंड है। वॉट एवर मैन नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज लाइफ ही गेट इट फ्रॉम द नेचर और द इन्वायरमेंट। और मैन को कोई भी नीड है वो कहाँ से लेता है, या मैन को डेवलपमेंट के लिए या अपनी खुद की लाइफ चलाने के लिए जिस भी चीज़ की नीड होती है वो कहाँ से लेता है, नेचर से लेता है या इन्वायरमेंट से लेता है, पर्यावरण से लेते हैं, प्रकृति से। हम लाइक हमारी फूड है, वेजिटेबल्स वगैरह है, फ्रूट्स है, कहाँ से आते हैं, नेचर से ही आते हैं। मैन हैज चेंज द एनवायरमेंट फॉर मैनी प्लेसेस टू सेटिस्फाई हिज नीड, फॉर एग्जाम्पल है बिल्ड हाउस सेट अप फैक्ट्रीज। यहाँ ये बोल रहा है मैन जो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी प्लेसेस चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करता है। इसके अलावा वो अपने लिए बिल्ड हाउसेस घर बनाता है, फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करना, डैम्स बनाना, ये सारे काम कौन करता है, मैन करता है। इट इज़ ट्रू दैट दोज चेंज वर एसेंशियल टू फुलफिल ह्यूमन नीड बट हिज एक्शन हैव एडवर्सली अफेक्टेड द इन्वायरमेंट फॉर दोज प्लेसेस। यहाँ ये पूरा जो चेंजेस है वो ह्यूमन नीड के लिए, इंसानों की नीड के लिए तो असेंशियल है, ज़रूरी है, लेकिन वो कहीं ना फिर किसको अफेक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को, कि वो इन्वायरमेंट पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। लाइक हम बिल्डिंग्स वगैरह आजकल बन रही है, ऑफिसेज फैक्ट्रीज वगैरह बन रही है, तो वो किसको कैसे बन रही है, ट्रीज़ की कटिंग करके, फॉरेस्ट की कटिंग करके, इससे तो इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है ना, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है इससे। और देखिए फिर वेन एवर मैन लीव्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चेंज इन द इन्वायरमेंट अकर द इकोलॉजिकल बैलेंस गेट डिस्टर्ब एंड प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इमर्स। यहाँ ये बोल रहा है कि जो मैन की नीड की वजह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो चेंजेस इस पर आ रहे हैं, इन्वायरमेंट पर आ रहा है, और उसके जो इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, और ये हमारी जो लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। लाइक जो आजकल जो डिजीज जो हम फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी वजह से फेस कर रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो रिवर्स है उनको पॉल्यूट कर रहे हैं हम, उनके अंदर कचरा वगैरह गार्बेज वगैरह उसके अंदर डालते हैं, ट्रीज कटिंग करना, फॉरेस्ट कट करना। फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैव कॉज्ड एयर पॉल्यूशन, जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल्स मतलब ईंधन वगैरह लकड़ी अगर हम ज़्यादा चलाते हैं तो उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। आजकल फैक्ट्रीज है उनसे जो ब्लैक कलर का जो धुआं निकल रहा है वो क्या है, वो भी एक एयर पॉल्यूशन है, वो कौन कर रहा है, ह्यूमन बींग कर रहे हैं। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना, या कटिंग एंड क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को काटना, ये भी क्या है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। हैज़ कॉज्ड सॉइल इरोजन एंड फ्लड इन मैनी प्लेसेस, और इसकी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा या तो बाढ़ आती है या कहीं बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है कि बारिश ही नहीं आती है। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, वेस्ट डिस्पोजल, ई वेस्ट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैव बिकम ग्लोबल इश्यूज। यहाँ ये बोल रहा है इसकी वजह से हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लाइक पॉल्यूशन, प्रदूषण की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम, उससे काफ़ी सारी स्किन डिजीज, स्किन को लेकर जो बीमारियाँ हो रही है वो हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वेस्ट डिस्पोजल ज़्यादा बढ़ रहा है, ई वेस्ट हम लोग निकाल रहे हैं, जो आजकल ये जो कंप्यूटर जो वेस्ट है या इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स वेस्ट हो रहे हैं उसकी वजह से। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम खो रहे हैं,
और ये सारे ग्लोबल इश्यूज हो रहे हैं कि मतलब ये किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम हो रही है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। फिर देखिए हैंस इट हैज़ बिकम इनएविटेबल टू कंडक्ट अ थ्रू स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट के ऊपर स्टडी करनी चाहिए। मैन शुड बी केयरफुली टू सी दैट हिज एक्शन डू नॉट क्रिएट इम्बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। मैन को ये देखना चाहिए कि उसके जो एक्शन है, वो जो भी काम कर रहा है, उससे इन्वायरमेंट के अंदर इम्बैलेंस ना हो, इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं अपना, तो इससे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। इट हैज़ बिकम क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड टेक एक्शंस टू कंजर्व द इन्वायरमेंट। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम्स को समझनी चाहिए और हमें एक्शन लेना चाहिए कि हमें ये वर्क नहीं करना है, इससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है। अदरवाइज इट इज़ फियर दैट लाइफ में बी वाइप्ड आउट ऑन अर्थ। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में आज हम नहीं सोचते हैं, तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी और ये जो जीव है वो वाइप्ड आउट, मतलब यहाँ से हटना होगा, अर्थ पर जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे कि अभी कोविड-19 जो डिजीज़ चल रही है हम देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी इसके लिए बहुत बड़ा रीज़न है इसके लिए। और जो बाकी सारी डिजीज़ हम लोग देखते हैं, लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ हो रही है, वो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की वजह से ही हो रही है कि हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है। दिस इज़ द ओनली वे टू सेव हिज एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, अदरवाइज देयर आर चांस ऑफ मैन बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट। यहाँ बोल रहे हैं अगर लोगों को अर्थ पर रहना है तो उन्हें अर्थ को सेव करना होगा, इन्वायरमेंट को सेव करना होगा। अदरवाइज यहाँ लाइफ के कोई चांस नहीं होंगे। डायनेमिक जो इन्वायरमेंट है, हमने आगे पढ़ा था इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक है, तो वह लाइफ के कोई चांस नहीं होंगे। जो जीव है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस, नाउ चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ कम टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखिए एमसीक्यूज देखिए। सबसे फर्स्ट बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या आएगा, लिविंग थिंग्स आएगी। फिर देखिए द लेयर ऑफ सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर। जो एक ब्लैंकेट जो बना हुआ है, एयर किस में है, तो एटमॉस्फियर में ही है। फिर देखिए द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बींग विद द फिजिकल इन्वायरमेंट आर कॉल्ड, मतलब जहाँ पर सब इंटर रिलेटेड है, प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, ह्यूमन बींग है, तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। फिर देखिए द डेड रिमेंड ऑफ प्लांट एनिमल आर ब्रोकन बाय ऑर्गेनिज्म। जो डेड एनिमल्स और प्लांट को ब्रोकन करता है वो कौन है, डिकम्पोजर्स है। छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। फिर देखिए द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फियर। लिथोस्फियर की एवरेज थिकनेस कितनी है, 100 किलोमीटर मानी गई है। सेकंड देखिए ट्रू एंड फॉल्स। इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, ट्रू, इसका जो नेचर है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट का। सेकंड देखिए द लिथोस्फियर रेफर टू लार्ज बॉडीज ओशियन एंड सीज। लिथोस्फियर के अंदर क्या होएगा, लार्ज बॉडीज ऑफ, नहीं, फॉल्स है। जो वाटर वाला पार्ट तो क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फियर कहलाता है। यस, फिर देखिए द यूनिक फीचर ऑफ द प्लांट इज दैट डज नॉट सपोर्ट लाइफ। क्या ये एक यूनिक फीचर है अर्थ का कि इस लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, तो फॉल्स है। अर्थ तो क्या करती है, लाइफ को सपोर्ट करती है। फोर्थ देखिए मैन हैज़ चेंज द इन्वायरमेंट ऑफ मैनी प्लेसेस टू टेक इट फिट फॉर ह्यूमन डिवेलिंग। तो इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट जो चेंज होता है मैन के लिए फिट है, तो ये ट्रू है। बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स, तो ट्रू है। एनिमल्स और प्लांट्स कहाँ रहते हैं, बायोस्फीयर में। मैच द कॉलम देखिए सन, लाइट एंड एयर और वाटर, ये कौन से कंपोनेंट फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे। प्लांट्स और एनिमल्स किसके अंदर आएंगे, बायोलॉजिकल के अंदर। टेक्नोलॉजी किसके अंदर आएगी, ह्यूमन इन्वायरमेंट है क्योंकि इसे ह्यूमन ने बनाया है। फोर्थ देखिए रिलैम ऑफ वाटर, तो ये हाइड्रोस्फीयर, मतलब बहुत ज़्यादा पानी तो हाइड्रोस्फीयर। एनवेलप ऑफ एयर, एटमॉस्फियर होता है ये, कि जो एयर का एनवेलप बना हुआ है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए गुड डे।